नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को चोरी हुआ बताया था। सैनी ने कहा कि राहुल गांधी की बातें पूरी तरह झूठी हैं और इस तरह के बयान लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर हमला है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है और विपक्ष को हार पच नहीं रही। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हर वोट पारदर्शी तरीके से गिना गया है। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि वे संस्थाओं का सम्मान करें। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक गजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीते 10 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है जब हिंदू युवाओं को निशाना बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हमला धार्मिक कट्टरपंथ से प्रेरित था। स्थानीय हिंदू समुदाय में भय का माहौल है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह हमला बेहद चिंताजनक है और विश्व शांति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं। भारत ने रूस से शांति और संयम बरतने की अपील की है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रिहान गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड अभिवा बेग से सगाई कर ली है। यह समारोह दिल्ली में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। रिहान ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें भी साझा की हैं। इस मौके पर प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा बेहद खुश नजर आए। परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक शादी अगले साल होगी। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने त्रिपुरा के एक युवा की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह युवक एक गर्वित भारतीय था जिसे नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसे चीनी और मोमो जैसे अपमानजनक शब्द कहे गए थे। थरूर ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश की एकता को कमजोर करती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद की मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप हर वक्त झूठ क्यों बोलते रहते हैं। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के कई नेता मर्यादा में रहते हैं लेकिन राहुल नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। कहा कि जनता ऐसे व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं करेगी। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगातार ऊंचाई पर है। 2026 में ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है। 2027 में भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि सुधार और स्थिर नीति की वजह से संभव हुई। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल बदल दिया है। 10वीं की परीक्षा जो पहले 3 मार्च को थी अब 11 मार्च को होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 3 मार्च की जगह अब 10 अप्रैल को कराई जाएगी। बोर्ड ने यह फैसला छात्रों की सुविधा और त्योहारों के कारण लिया है। नई डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया है। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बैंक पूरे देश में खुले रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और यूपीआई सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के खिलाफ अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ की गई। दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने शांति और भाईचारे की अपील की। उन्होंने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और नफरत खत्म होनी चाहिए। दरगाह में हजारों लोगों ने अमन और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। यह संदेश तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। झारखंड सरकार नए साल पर महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त के तहत महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। अब तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। नए साल की शुरुआत में इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आप नेता अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने की बजाय जानवरों की गिनती कराई जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ढांडा ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और इलाज जारी था। उनके निधन से बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। ढाका में उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि हर विभाग में कमीशन खोरी और लूट चरम पर है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा के राज्य में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। सपा ने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल की विरासत को फिर से जीवित किया जाएगा। शाह ने कहा कि विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। रैली में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी ने देहरादून में एंजेल चकमा और माइकल की हत्या को घृणा अपराध बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत को बढ़ावा दे रही है। राहुल ने कहा कि भारत प्रेम और विविधता का देश है। उन्होंने उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति संवेदना जताई। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद करीब 2.89 करोड़ वोटर कम हो गए। इससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि कई बड़े शहरों में नाम गायब मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर नाराजगी जताई। अंतिम ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को जारी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश अब हताश और बौखलाए हुए हैं। मौर्य ने कहा कि 2027 तो छोड़िए, 2047 तक भी उनके सत्ता में आने का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की सेवा में लगी है। सपा को केवल जातिवाद की राजनीति की आदत पड़ गई है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के आरएसएस पर दिए बयान से विवाद बढ़ गया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की थी। भाजपा ने इसे राष्ट्रवाद पर हमला बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने वोट बचाओ संविधान बचाओ रैली में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। संजय सिंह ने भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी हेराफेरी की कोशिश कर रही है। रैली में हजारों लोग शामिल हुए और संविधान बचाओ के नारे लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समय पर करें। योगी ने कहा कि जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होगी। किसानों को इस बार 2000 की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। ये राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। चौधरी ने कहा कि प्रवासी मजदूर देश की रीढ़ हैं। उन्होंने केंद्र से उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की। कहा कि राजनीति नहीं, मानवता पहले होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी वाले वादे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए सरकार काम कर रही है। साय ने कहा कि हर क्षेत्र में सुधार दिख रहा है। राज्य में योजनाओं की गति तेज की गई है। उन्होंने जनता से सरकार पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश के फिरोजपुर में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगा दी गई। हमले के वक्त 8 लोग घर में फंसे थे, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। सारा घर जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। अब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे युवाओं के लिए नए साल का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभाशाली छात्रों को लाभ मिलेगा। नई नीति से परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया। राजधानी में विजिबिलिटी बेहद कम रही। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें घंटों लेट चलेंगी। सड़क हादसों से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कोहरा बने रहने की संभावना जताई। पाकिस्तान की सांसद शेरी रहमान ने भारत पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। भारत ने इस बयान पर कोई आधिकारिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का हिस्सा है। 29
2026 की शुरुआत के साथ कई कार कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। महंगाई और उत्पादन लागत बढ़ने को इसका कारण बताया गया है। कंपनियों का कहना है कि ग्राहकों पर असर सीमित रहेगा। मारुति, टाटा और hyundai जैसी कंपनियों ने नया प्राइस लिस्ट जारी किया। वाहन बाजार में दिसंबर की तुलना में बिक्री कम होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एक बड़ा घोटाला है। ममता ने कहा कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो आंदोलन होगा। उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। ममता ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी दी।